एक छोटी सी पहल हम कर रहे हैं। जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं पास आ रही हैं, उसको लेकर हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे उसको सीन करें, देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हम वीडियो को लाइव भी आपको पढ़ा सकें। देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हमें अच्छे से आनी चाहिए। हमारा चैनल है स्वास्तिक मैथमेटिक्स, यूट्यूब चैनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, चर्चा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या क्या है, तो सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं वो समझ लीजिए ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम कहीं गिनने में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं टीचर और कहते हैं काउंट करिए कि कितने बच्चे हैं। तो मॉनिटर खड़ा हुआ, काउंट करना उसने शुरू किया। उसने कहा 1 2 3। कहाँ से काउंट करना शुरू किया, कहाँ से उसने गिनना शुरू किया? 1 से। 1 2 3 4। तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है प्राकृतिक संख्याओं का, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, उसमें केवल किसको और जोड़ दें? जीरो को और जोड़ दें। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में किसको और जोड़ दें? जीरो को और जोड़ दें। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इन बातों को आपको सुनना है, अच्छे से याद कर लेना है। आगे के आपके जितनी भी बातें आएंगी वो काफ़ी इन पर डिपेंड होंगी, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं। कोई भी गिनती हो, कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1 से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और गिनती का कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाती है। तो जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं तो वो आपकी, ठीक है, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को और बढ़ा दें, ये देखिए जीरो और बढ़ा दिया तो क्या बन गया? पूर्ण संख्याएं बन गई। अगला देखिए सम संख्याएं। सम संख्याएं याद रखिएगा, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो। ये देखिए, इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो आप समझ जाना कि वह कैसी संख्या है? सम संख्या है। इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 लिखा है तो वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे एक संख्या है 2 3 5 0, बताइए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो बताइए इकाई के स्थान पर क्या लिखा है? इकाई के स्थान पर क्या लिखा है? 0 लिखा है, तो कैसी संख्या है? सम। 2 लिखा है तो भी कैसी है? सम। 4 लिखा है तो भी कैसी है? सम। 6 लिखा है तो भी कैसी है? सम। 8 लिखा है तो भी कैसी है? सम है। तो सभी बच्चे अच्छे से समझ लीजिए कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 लिखा है तो वह संख्या सम है, ठीक है। तो ये आपको मैंने सम का एक एग्जाम्पल भी समझा दिया। इकाई के अंक पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो संख्या कैसी है? सम है। अब देखते हैं संख्या विषम क्या है। अगला विषम संख्या है।
तो विषम संख्याओं में याद रखना है जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ भी अगर लिखा है तो वह संख्या कैसी होगी? विषम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? विषम। तो देखिए इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हो तो वह कैसी हो जाएगी? विषम। मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। 2, 9, 3, 1। बताओ इकाई के स्थान पर कितना लिखा है? 1। तो कैसी हो गई ये? विषम हो गई। तो वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 अगर लिखा है तो वे संख्याएं कैसी हो जाएंगी? आपकी विषम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? विषम। तो आपने देखा प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम शून्य को और बढ़ा दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सम संख्याएं अगर इकाई के अंक पर, सभी जानते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो तो वह संख्या सम है। और अगर इकाई के स्थान पर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम कहलाएगी। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया विषम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और से नहीं। 1 से विभाजित होंगी, स्वयं से विभाजित होंगी, किसी और से नहीं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। और सबसे छोटी जो अभाज्य होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है आपकी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। आगे बढ़ते हैं। अभाज्य के बाद नंबर आया किसका? भाज्य का। सभी बने रहे हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक मैथमेटिक्स पर। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, वे संख्याएं जो 1 से स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं तो वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कहेंगे वे संख्याएं जो 1 से स्वयं के अलावा, 1 से स्वयं से के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं, किसी और से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पल नहीं समझाया, अब हम दोनों का एक साथ आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। एक तरफ लिखेंगे अभाज्य और एक तरफ लिखेंगे भाज्य। और एक तरफ लिखेंगे अभाज्य। अब हम यहां पर समझेंगे कि कौन सी संख्या है जो भाज्य है और कौन सी संख्या है वो अभाज्य है। सबसे छोटी आप अभाज्य जान चुके हैं कि सबसे छोटी अभाज्य होती है 2, और सबसे छोटी आप भाज्य जान जाइए कि सबसे छोटी भाज्य जान जाइए सभी बच्चे। सबसे छोटी भाज्य कौन होती है? 4 होती है।
समझ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैसेज के माध्यम से बताइएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटी भाज्य कौन होती है? 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य कौन होती है? 2 होती है। अब एक एक करके चलते हैं। एक, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम एक की। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, याद कर लीजिए। एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे बढ़ेंगे। अब नंबर किसका आया? 2 का। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से 1 दूनी 2, स्वयं से 2 एकम 2, 1 से जा रही है, स्वयं से जा रही है, किसी और से नहीं जा रही है। तो 2 आपकी क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। अगला देखिए 3। 3 1 से जा रही है, 1 तिहाई 3, 3 खुद से जा रही है, 3 एकम 3, किसी और से नहीं जा रही, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? अभाज्य हो जाएगी। 4 देखिए, 4 1 से जा रहा है, 1 चको 4, 4 खुद से जा रहा है, 4 एकम 4, और 4 किसी और से भी जा रहा है, किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, ठीक है ना। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। 4 के बाद नंबर किसका आया? 5 का। 5 1 से जा रहा है, 5 स्वयं से जा रहा है, लेकिन 5 किसी और से नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका अभाज्य हो गया। 6 1 से जा रहा है, 6 स्वयं से जा रहा है, 6 2 से भी जा रहा है, 6 3 से भी जा रहा है, तो इसलिए 6 आपका हो गया भाज्य। नंबर आया 7 का। 7 1 से जा रहा है, 7 स्वयं से जा रहा है, लेकिन 7 किसी और से नहीं जा रहा है, तो 7 हो गया आपका कैसा? अभाज्य। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर आया 8 का। 8 1 से जा रहा है, 8 स्वयं से जा रहा है, 8 किसी और से भी जा रहा है, किससे? 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। देखिए 1 से 8 8 बार जाएगा, ठीक है। 2 से 8 4 बार जाएगा, 4 से 8 2 बार जाएगा, तो आप देख रहे हैं 1 से भी जा रहा है, स्वयं से भी जा रहा है, किसी और से भी जा रहा है। तो जब 1 से जाए, स्वयं से जाए और किसी और से भी जाए, तो वह हो जाएगा आपका भाज्य। अब देखते हैं 9। 9 1 से जा रहा है, 9 स्वयं से जा रहा है, 9 किसी और से भी जा रहा है, 3 त्रिका 9, तो 9 आपका क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। किसका नंबर आया? अब 10 का। 1 से जा रहा है, 10 10 से जा रहा है, और भी किसी से जा रहा है, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, तो 10 आपका कैसा हो गया? भाज्य हो गया। नंबर आया किसका? 11 का। 1 से जा रहा है, खुद से जा रहा है, किसी और से नहीं जा रहा है, तो याद रखिएगा वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और से नहीं, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य। जो 1 से, स्वयं से के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं तक? तो आपको मैंने भाज्य और अभाज्य समझाया, इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। भाज्य अभाज्य के बाद नंबर आता है पूर्णांक का। किसका नंबर आता है? पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक? समझ लेते हैं। पूर्ण अंक, पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब पूरा अंक। पूर्ण अंक, पूरा अंक। पूरा अंक कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, धन अनंत तक। अब इधर देखिए, ये पूर्णांक है। 0, इधर देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ठीक है, ऋण 5, कॉमा डॉट डॉट डॉट। पहचानिए कहां तक? ऋण अनंत तक। तो ये सब क्या है? आपके पूर्णांक हैं। आप देख रहे हैं पूर्ण अंक, पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए, समझना ध्यान से। कौन है? 0। 0 के अगर हम दाईं ओर बढ़ेंगे तो हमें कैसे पूर्णांक मिलेंगे? धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक। दाईं ओर धन पूर्णांक मिलेंगे, और 0 के बाईं ओर हमें ऋण पूर्णांक मिलेंगे। और याद रखिएगा 0 ना तो धन है और ना ही ऋण। समझ लीजिए, पूर्णांक, ये सब पूर्णांक हैं। कुछ धनात्मक पूर्णांक हैं, कुछ ऋणात्मक पूर्णांक हैं, कुछ ऐसे पूर्णांक हैं। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धन है और ना ही ऋण है। देख लीजिए, पूर्ण अंक, ठीक है।
तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? पूर्णांक की। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 धन अनंत, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 ऋण 10 डॉट 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 ऋण अनंत और शून्य, ये सब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक के बाद नंबर आया परिमेय का। परिमेय संख्याएं, तो आप क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें, P बटे Q के रूप में लिख सकें, ठीक है, P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक हों और Q जीरो ना हो। इस बात का याद रखिएगा कि कभी भी Q जीरो ना हो, नहीं तो वह परिमेय नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एक एक नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे कि परिमेय है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सीधा सीधा याद कर लीजिए। P पूर्णांक Q जीरो ना हो, परिमेय है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, 2/3। देखिए पहचानिए, P पूर्णांक मैंने बताया था ये पूर्णांक है, P पूर्णांक Q तीन भी देखो पूर्णांक है, P पूर्णांक Q पूर्णांक और Q जीरो नहीं है। पहचानिए, Q का मतलब हर, P का मतलब अंश, P बटे Q के रूप में लिखा है। P क्या है? अंश है, Q क्या है? हर है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो। तो बताइए, P पूर्णांक Q पूर्णांक और Q जीरो नहीं है, तो ये कैसा है? आपका परिमेय है। एक बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देख लीजिए ध्यान से, शून्य, ठीक, अब बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, शून्य के बटे में आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी शून्य के बटे में। वैसे तो क्या है, कैलकुलेशन करते समय हम कहते हैं 5 के बटे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, लेकिन शून्य के बटे में आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो बताइए, जैसे हम 0 के बटे में हमने चलिए 1 मान लिया, तो बताइए P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है और कहीं Q जीरो है? नहीं है। तो मैंने यही तो बोला, P पूर्णांक हो, Q पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो, तो इसका मतलब वो कैसी संख्या है? आपकी परिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें जहां P और Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो P पूर्णांक Q पूर्णांक, देखिए शून्य पूर्णांक है, अभी हमने बताया शून्य पूर्णांक है, 1 भी आपका पूर्णांक है और Q जीरो नहीं है, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। बढ़ते आगे, अब परिमेय संख्या, तो क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में ना लिख सकें जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। पहचानिए, मैंने क्या बोला? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में ना लिख सकें, P बटे Q के रूप में ना लिख सकें जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, √2, इसके बटे में मैं 1 मानूंगा। पहचानिए कि क्या P पूर्णांक है? नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई? ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई? अपरिमेय। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में ना लिख सकें, P बटे Q के रूप में ना लिख सकेंगे मतलब जहां P और Q पूर्णांक हो ऐसा ना लिख सकें, ठीक है ना? तो जब नहीं लिख सकेंगे तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद नंबर आता है आपका वास्तविक संख्याएं। याद कर लीजिए
कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके वास्तविक संख्याओं के समूह में क्या लिखेंगे आप? वास्तविक संख्याओं के समूह में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं उपस्थित होती हैं। याद कर लीजिए, जो वास्तविक संख्याओं का अगर कोई एक थैला है तो उसमें आपकी ये वास्तविक संख्याओं का अगर थैला है तो उसमें परमेय भी हैं थैले में और क्या हैं? अपरमेय भी हैं। देखिए, पहली पहल है डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की क्लास बनाने की। यदि आपका रिप्लाई आता है तो हम आगे और भी करेंगे वर्क और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से, ठीक है, गणित में अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकें। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? शामिल होती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याएं दोनों क्या होती हैं? शामिल होती हैं। किसमें? वास्तविक संख्याओं में। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब याद करेंगे आप पूर्ण संख्याएं। क्या याद करेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मैं आपको बता चुका था। पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। आपने पढ़ा होगा 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। तो ये जो भी मैं बोल रहा हूं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक है, ये सब कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। 1, 4, 9, 16, ठीक है, 25, 36, ठीक है, 49, ठीक है, 64, ठीक, 81, 100, ये सब कैसी संख्याएं हैं? डॉट 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 पूर्ण वर्ग संख्याएं। वे संख्याएं जो किन्हीं संख्याओं का वर्ग होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। तो 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। ठीक है, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो ये हो गई आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं। आगे देखिए, क्रमागत धन पूर्णांक। देखिए, एक शब्द लगा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से धन पूर्णांक कौन कौन से हैं? क्रम से धन पूर्णांक, जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 3 है, तो ये क्या है? क्रम से है। जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या है? क्रम से है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, 6 है, 7 है, 8 है, ये क्या है? क्रमागत धन पूर्णांक है। तो सभी अच्छे समझ लीजिए, क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3, ये क्या है? क्रमागत है, क्रम से है। कैसे हैं? क्रम से धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रमागत धन पूर्णांक। एक और बात आप याद कर लीजिए, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो ऐसा सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, ठीक है, जैसे 2 और 3 है। क्या है ये? 2 और 3। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। देखिए ध्यान से, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देख लीजिए, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं
जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या ऐसे भी कह सकते हैं, या ठीक है, जिन संख्याओं का मासा एक होता है, देखिए ध्यान से, जिन संख्याओं का मासा कितना होता है, एक होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 2,3 ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये एक के अलावा किसी से नहीं कटती। 5, 7 ये भी क्या है आपके, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये भी आपकी एक के अलावा किसी से नहीं कटती, तो इन्हीं को हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो आशा करते हैं आपको अभी तक जितना भी मैंने समझाया है वो पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जो भी हम एक सेट मैंने आपको दिखाया था उसकी हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो एक बार पहले हम फिर से पुनः पूरी बात को दोहरा देते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं। कहां से गिनती प्रारंभ करते हैं, एक से। 1 2 3 4 5 और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को और डाल दिया जाए, तो जैसे ही हम शून्य को और डाल देंगे तो हमारी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। अगला बताया था मैंने सम संख्याएं, वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 हो, समझ लेना कि वो सम संख्याएं हैं। वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 है, समझ लेना कि वह कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अगला था अभाज्य संख्याएं। अगला क्या था, अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, किसी और से नहीं। मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है, 3 एक से जा रहा है, 3 3 से जा रहा है, स्वयं से जा रहा है, किसी और से नहीं जा रहा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला है भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक से स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं, वो आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने आपको बताया सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने आपको बताया था पूर्णांक। क्या बताया था मैंने आपको, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक मैंने बताया था, पूरा अंक। क्या बताया था, पूरा अंक। पूरा अंक कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, ठीक है। यही संख्याएं धन की भी होंगी तो इन्हें हम बोलेंगे धन पूर्णांक, यही संख्याएं ऋण की होंगी तो हम इन्हें बोलेंगे ऋण पूर्णांक। और शून्य ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है। उसके बाद मैंने आपको परिभाषा बताई थी परमेय संख्याओं की, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखिए मैंने दिखाया 2/3, 2 कैसा है, p पूर्णांक है, p/q का फॉर्म है, p पूर्णांक है, q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, तो ये कैसा है, परिमेय है। ऐसे यहां पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो देखिए शून्य के बटे में आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, 0 छोड़ के, 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं 0 को छोड़ के। तो हमने ले लिया क्या, 1, तो पहचानिए p पूर्णांक, q पूर्णांक और q 0 नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, p पूर्णांक, q पूर्णांक और q 0 नहीं है। तो देखिए ये भी कैसी है, परिमेय है। याद रखिएगा शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला मैंने बताया था अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, मतलब p और q पूर्णांक ना हो, p और q के रूप में ना लिख सकें का मतलब यह है कि p और q पूर्णांक ना हो, ठीक है, p/q के रूप में ना लिख सकें, यानी पूर्णांकों के रूप में ना लिख सकें, p और q जो पूर्णांक है उनके रूप में ना लिख सकें। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, √2 बटे में मैंने क्या माना, 1, तो देखिए p पूर्णांक नहीं है। जब आप p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वह कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी।
अगला देखिएगा वास्तविक संख्याएं, मैंने बताया, याद कर लीजिए, वास्तविक संख्याओं का जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है, उसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। वास्तविक संख्याओं के समूह में परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्ण वर्ग संख्याएं, वे संख्याएं जो किन्हीं संख्याओं का वर्ग होती हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ये कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या बताया मैंने? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से 1, 2, 3 क्रम से 2, 3, 4 क्रम से 4, 5, 6, ये क्या है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी एक के अलावा वो किसी से नहीं कटते। जैसे आप देखिए 2 और 3, आप भाग लगाइए, एक के अलावा किसी से नहीं जाएंगे, तो ये कैसी संख्याएं कहलाएंगी? हमारी अभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जो एक के अलावा किसी से नहीं कटते वो हमारी क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। तो यहां तक आपके सभी के समझ में आया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम एक आपको सेट कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं कुछ क्वेश्चंस की, एक एक करके समझिएगा सभी बच्चे। ठीक है ना? देखिए अभी मैं आपको, आपके में 10 पार्ट हैं, एक एक करके मैं हर पार्ट के एमसीक्यू बता रहा हूं जो कि आपके सामने है। मैं आज आपको इस लेक्चर में 3 पार्ट के एमसीक्यू बता दूंगा। आगे फिर मैं 3 पार्ट के ऐसे करके सेट बना दूंगा और उसके बाद फिर एमसीक्यू का पूरा एक मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है संख्याओं को लिखने की लिपि है, संख्याओं को लिखने की लिपि है। तो याद रखिएगा संख्याएं जो हैं उसे हम देवनागरी, ठीक है, लिप से भी लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिप से भी लिख सकते हैं, रोमन से भी लिख सकते हैं। तो ये संख्या को लिखने की ये तीनों ही लिपियां शामिल हैं। कौन कौन सी? देवनागरी लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि और रोमन। तो जब तीनों शामिल हैं तो जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ये सभी। क्या होगा? ये सभी। आंसर आपका क्या होगा? ये सभी। क्योंकि संख्या को आप, ठीक है, देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिपि में लिख सकते हैं और रोमन लिपि में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। तो आप देखिए मैंने आपको अभी बताया धन 5, ये क्या है? धन पूर्णांक है। धन 2, ये क्या है? धन पूर्णांक है। 0 ना तो धन है ना ही ऋण है। तो बताइए ऋण पूर्णांक का उदाहरण कौन हो जाएगा? ऋण का 1 हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एक मैं ये आपको पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, देखिए समझिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? 50 को रोमन में लिखते हैं। देखिए 50 को रोमन में क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? एल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक्स एक्स बी रोमन अंक किसका है ये आपको बताना है। ये देखिए एक्स एक्स बी, तो कह रहा है एक्स एक्स बी जो है वो रोमन अंक किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्स किसका, एक्स कितने का होता है? 10 का। देखें ध्यान से, 10 धन एक्स, 10 धन वी, वी कितने का? वी किसका? बी का कितना होता है? 5 होता है। कौन सी लिप है ये? ये रोमन लिप है।
ठीक है, और ये कौन सी लिप है? अंतरराष्ट्रीय। ये देखिए x 10 को बोलते हैं, x 10 को बोलते हैं, v को 5 बोलते हैं। तो इनको जोड़ लीजिए, 10 10 20 और 5 कितना हो गया? 25 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? तो सुनेंगे ध्यान से। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आप सभी को मालूम है कि जो दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए ध्यान से, जब हम इकाई का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, किसका? इकाई का, तो उसमें हम गुणा 1 करते हैं। दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो हम उसमें गुणा 10 का करते हैं, और सैकड़े का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं तो उसमें गुणा 100 से करते हैं। याद कर लीजिए, इकाई के, ठीक है, इकाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 1 से गुणा, दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने, इकाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 1 से गुणा, दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 10 से गुणा, और सैकड़े का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है ना? तो बताइए, वही क्वेश्चन पुटअप किया है कि दहाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं? गुणा करते हैं हम 10 से। तो हमारा ये विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। क्या है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि 9805 में 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो चलिए बढ़ते हैं। 9805 में 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो बताइए 8 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 8 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे? 100 से। तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि 9805 में जो 8 का स्थानीय मान है वो कितना होगा? 800 होगा। 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रमागत पूर्ण संख्या है। अभी हमने आपको पढ़ाया, क्रमागत पूर्ण का मतलब है क्रम से, क्रम से, क्रम से। बताइए, क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रम से संख्याएं। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, क्रम से पूर्ण संख्याएं। देखिए 4 5 6 क्रम से हैं, 5 6 7 क्रम से हैं, 6 7 8 क्रम से हैं। तो इसका जो आंसर होगा, सभी जब क्रम से हैं तो इसका आंसर होगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है? मैंने अभी आपको परमेय और अपरमेय की डेफिनेशन बताई। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक करके हम उठाते हैं। सबसे पहले √5, ठीक है, फिर है 1/2, फिर है √3, फिर कौन है? कोई नहीं। चलिए चेक करते हैं एक एक करके। हमें क्या ढूंढना है? अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, √5 जब बटे में आप 1 मानोगे तो आप इसे p/q, जहां p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख पाएंगे। p और q पूर्णांक हैं, उसके रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो ये तो आपकी क्या हो गई? अपरमेय हो गई। बड़ा ध्यान से सुनना। अगला देखिए, √3 है, बटे में आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। बताइए, √3 है, बटे में आप क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो √3, ठीक है, बटे 1, p पूर्णांक q पूर्णांक के रूप में कहीं आप इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी क्या हो गई? अपरमेय हो गई। हमें बताना है कि कौन सी अपरमेय नहीं है, कौन सी अपरमेय नहीं है। अब इधर आ जाइए, p पूर्णांक, q पूर्णांक और q 0 नहीं है। तो हम इसको p/q, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी कैसी है? परमेय। कैसी है? परमेय। इसी को हम बोलेंगे अपरमेय नहीं, अपरमेय नहीं। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैसेज के माध्यम से बताइएगा। अगला देखिए, पहले पार्ट में आपके ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। किसकी? 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो बताइए, 9 की पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पहले, 9 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर कभी भी आपसे पूर्ववर्ती पूछे,
तो आपको क्या कर देना है, एक कम कर देना है। तो बताइए 9 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 9 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 3 6 5 में 8 3 6 5 में 3 का स्थानीय मान, बताइए 3 का स्थानीय मान, 3 किस प्लेस पर है, 3 इकाई दहाई सैकड़ा के प्लेस पर है। तो सैकड़े में का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो हमने इसमें जैसे ही 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 300। तो ये आ गया 8365 में 3 का जो स्थानीय मान है वो कितना आ गया आपका, 300 आ गया। कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। ये आपके पहले पार्ट के 11 क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझा दिए, देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मैसेज के माध्यम से बताइएगा। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पहले का मतलब एक कम। तो आपको जब किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करना हो तो उसमें आप एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने 9 में से 9 की पूर्ववर्ती चाहिए तो 9 में से हमने एक को घटा दिया, कितना आया, 8 आया। आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए ध्यान से। कह रहा है किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया कहलाती है। देखिए जरा ध्यान से, कोई एक संख्या है, जैसे 2 है, आप उसको बार बार जोड़ेंगे तो वो कह रहा है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो याद कर लीजिए, वो क्रिया गुणा कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। देखना, अभी आप इसको जोड़े ना, एक काम करें, बताइए 2 कितने बार जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने बार जुड़ रहा है, 6 बार। तो 2 का आप 6 बार गुणा कर दीजिए तो उतना ही आएगा जितना इसका जोड़ आने वाला है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो जोड़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, गुणा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुणा। तो देखिए ये था आपका पहला। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर प्राप्त होगा, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, आप उसमें 0 से अगर गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर, कोई भी संख्या हो उसमें अगर आप 0 से गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। गुणा करते समय दहाई के अंक में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को लिखेंगे। ये देखिए, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर, ये देखिए गुणा करते समय दहाई के अंक में जब आप गुणा करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं एक गुणा, 3 2 4 गुणा, ठीक है, 3 2। चलिए हम गुणा कर रहे हैं। देखना, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर, ये देखिए ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। आप सभी को मालूम है जब हम इकाई के अंक से गुणा करते हैं तो इकाई के नीचे से लिखते हैं। देखना, 2 चक्को 8, कहां से लिखा हमने, इकाई के अंक से गुणा किया तो इकाई के नीचे से लिखा। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। और जब हम दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो देखना, 3 चक्को 12 की 2, कहां से लिखना शुरू किया, दहाई के अंक से। तो याद रखिएगा, अगर हम इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो हम इकाई के नीचे से लिखेंगे और दहाई के अंक से गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को हम लिखेंगे। ठीक है, गुणा करते समय दहाई के अंक से गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या है उसे हम कहां से लिखेंगे, दहाई के नीचे से। ये देखिए, दहाई से गुणा किया तो कहां से लिखा, दहाई के नीचे से। यहां क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। सभी के समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा, वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु है, आप उसको 5 लोगों में बांट देते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 20 पेन है, आप उसको 5 लोगों में बांट देते हैं तो कितना कितना बांटेंगे, सभी को 4 4 बांटेंगे ना। तो कहेंगे वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की जो क्रिया है वो आपकी भाग कहलाती है। क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। वस्तुओं अथवा संख्याओं को बांटने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में भाज्य होता है, निम्न में भाज्य होता है। याद करिएगा भाज्य क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, भाज्य क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये देखिए, जब कभी भी हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, जितनी बार जाता है और जो बचता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने कितने से भाग दिया? 2 से, तो 2 आपका भाजक है। कितने में दिया आपने भाग? 4 में, तो 4 आपका भाज्य है। कितने बार भाग गया वो आपका भागफल है, और जितना आपका बचा घटाने पर ये आपका शेषफल है। देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसमें हम भाग देते हैं, जिसमें वो भाज्य, जिससे देते हैं वो भाजक, ठीक है। जितनी बार भाग जाता है वो भागफल, और जितना बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भाज्य होता है। बताइए भाज्य क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो पढ़िए जरा, जिसमें भाग दिया जाता है, तो ये विकल्प हमारा पहला वाला राइट हो जाएगा। जिसमें भाग दिया जाता है, भाज्य क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में समभिन्न है। आपको बताना है कि कौन सी समभिन्न है। देखिए ध्यान से, कह रहा है आपको ये बताना है कि निम्न में समभिन्न है। कौन सी समभिन्न है? बढ़ते हैं आगे। निम्न में समभिन्न है। अब देखिए क्या होती है भिन्न। अगर आप भिन्न के बारे में जानते हैं तो ही आप बता पाएंगे सम है कि विषम है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो कौन सी समभिन्न है, कौन सी विषम भिन्न है, ये सब आपको देखने को मिलेंगी यहां पर। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कौन सी समभिन्न है, कौन सी विषम है, सब आपको देखने को मिलेंगी। देखिए एक क्वेश्चन आया है कि निम्न में समभिन्न है। सम का दूसरा नाम और है उचित भिन्न। क्या और नाम है इसका? उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम भिन्न। तो क्या होती है उचित भिन्न या सम भिन्न? याद रखिएगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, किससे? हर से। अंश क्या होगा? छोटा होगा। किससे? हर से। यानी हर क्या होगा? बड़ा होगा। तो याद कर लीजिए, उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न या सम भिन्न। तो पहचानिए कि बताइए ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका, ठीक है, अंश, जिसका अंश क्या होगा? छोटा होगा। किससे? हर से। ये देखिए 2/4, इसका भी अंश क्या है? छोटा है। 3/5, इसका भी अंश छोटा है। 3/6, इसका भी अंश छोटा है। तो आप क्या कहेंगे? ये सभी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी पर आप टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सी मिश्र भिन्न नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मिश्र भिन्न होती है ये तो हो गई उचित भिन्न। अब देखिए अनुचित भिन्न। अगला देखेंगे अनुचित भिन्न। अगला देखेंगे अनुचित भिन्न, इसी को हम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। अनुचित भिन्न का दूसरा नाम क्या है? विषम भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न जब अंश बड़ा होता है। किससे? हर से। ये देखिए अंश क्या है? बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा है। तो इसे को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। याद कर लीजिएगा, अगर अंश छोटा है, अंश छोटा है किससे? हर से, तो फिर आपका ये क्या हो गया? उचित भिन्न हो गई, जिसका दूसरा नाम सम भिन्न भी है। अगर अंश बड़ा हो गया तो हम कहेंगे अनुचित भिन्न है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन मिश्र भिन्न नहीं है। तो आप पहचानिए, जब किसी मिश्र भिन्न क्या होती है पढ़ते हैं। देखिए मिश्र भिन्न, जब किसी भिन्न के साथ कोई पूर्णांक लग जाता है। ये देख लीजिए, भिन्न थी 1 2/3, उसके साथ क्या लग गया? पूर्णांक। तो इसी को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो पहचानिए, भिन्न के साथ पूर्णांक लग गया 3, ये भी मिश्र है। ये देखो भिन्न के साथ पूर्णांक लग गया 5, ये भी आपका मिश्र है। लेकिन पहचानिए, यहां पर भिन्न के साथ पूर्णांक नहीं लगा है,
तो यही आपकी मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इसका हल करिए। किसका हल करना है, देखिए ध्यान से। किसका हल करना है, 9/12 धन के 7/14 का हल करना है। तो कैसे करेंगे हल, सभी बच्चे देखें कैसे करेंगे हम इसका हल, बड़ा ध्यान से देखिएगा। 9/12 धन 7/14 का हल है। तो सबसे पहले देखिए कितनी भिन्न है, 2 भिन्न है, और दोनों भिन्न के बीच में किसका चिन्ह है, धन का चिन्ह है। जब 2 भिन्नों के बीच में धन का या ऋण का चिन्ह होता है तो हम लासा लेकर इसको जोड़ते और घटाते हैं। तो चलिए लासा लेकर दिखाते हैं आपको। बताइए, लासा लिया जाता है हरों का। यहाँ पर हर में कितना है, 12 है, कॉमा लगा देंगे। यहाँ हर पर कितना है, 14 है, कॉमा लगा देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग देना शुरू करेंगे। बताइए, 2 से भाग लगाएंगे 12 में, 2 छिंग 12, और 2 से किस में और जा रहा है, 14 में भी जा रहा है, तो भाग लगा देंगे। 2 सत्ते 14। फिर देखिए किससे जा रहा है, 2 से, 2 तिहाई 6, लेकिन 2 से 7 नहीं जा रहा, इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर किससे जा रहा है, 3 से, 3 एकम 3, लेकिन 3 से 7 नहीं जा रहा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब किससे भाग लगाएंगे, ये तो 1 बन चुका है, इसको भी हमें क्या बनाना है, 1। अब हम भाग लगाएंगे 7 से, 7 एकम 7। तो देख लीजिए, ये लासा लेने का सबसे अच्छा तरीका है और यहां से कोई गलती नहीं होने वाली। बताइए, जैसे ही हम इतना 1-1 बना लेंगे, 12-14 थे, दोनों को हमने क्या बना लिया, 1-1, और जैसे ही हमने 1-1 बना लिया, अब इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84। तो बताइए लासा कितना आ गया, 84 आ गया। कितना आ गया, 84 आ गया। अब देखिए हम पहली भिन्न के हर में आएंगे, कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा है। कितना लिखा है, पहली भिन्न के हर में आइए, कितना लिखा है, 12। 12 से आप लासा में भाग लगाइए, 12 सत्ते 84, 7 बार गया, और 7 का 9 में जब गुणा करेंगे तो 7 में कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। 14 से हम 84 में जब भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, लासा में भाग लगाइए, 6 बार जाएगा। 6 का 7 में गुणा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। जब हम इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 6 और 4 10 बटे 84, ठीक है ना, बटे, ठीक है, 84। तो देखिए 21 के पहाड़े से कट रहा है, 21 पंचे 105, 21 चको 84, तो कितना आ गया, 5/4। देख लीजिए, यही आपका राइट हो जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 5/4। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैसेज के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है निम्न में से कौन सा सजातीय भिन्न है। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने आपको भिन्न बताई, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मैंने आपको बताया मिश्र भिन्न, आपकी बार आ गया सजातीय भिन्न। तो चलिए सजातीय भिन्न के बारे में जान लेते हैं। ऐसी भिन्न जिनके हर क्या है, समान है, बराबर है, उनको हम बोलते हैं सजातीय भिन्न। तो कह रहा निम्न में से कौन सा सजातीय भिन्न है, ठीक है। तो आप देखिए सभी के हर समान है। देखो पहले वाले का देखिए विकल्प का, तीनों के हर बराबर है, इसका भी देखो तीनों हर बराबर है, इसका भी तीनों हर बराबर है। तो मैंने अभी क्या बोला, ठीक है, हर समान है, हर समान हो तो क्या कहलाएगा, सजातीय। क्या कहलाएगा, सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न कब कहलाएगा सजातीय भिन्न, जब हर समान हो। तो तीनों विकल्प हम देख रहे हैं, जिनके हर क्या थे, समान थे। तो हमने चौथा विकल्प, ठीक है, कह दिया ये सभी जिनके हर क्या है, समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं, समतुल्य भिन्न। एक शब्द आया है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जो, ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक है, कैसे बराबर होती है मैं आपको दिखाता हूं। समतुल्य भिन्न, जैसे पहला विकल्प है आपका 1/2, 2/4, क्या ये समतुल्य भिन्न है। तो देखिए 1/2 तो कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन 2/4 कैंसिल हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न। कैसी भिन्न, समतुल्य भिन्न, दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। देख लीजिए, देख, ठीक है, समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। तो देख लीजिए, ठीक है, समतुल्य भिन्न का उदाहरण है। ये भी चेक करिए,
ये भी चेक करिए 1/3 और 3/9 चेक करिए, ये तो नहीं कट रही लेकिन ये कट रही, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, देखो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये भी समतुल्य है आपकी, ये भी समतुल्य है, तो आप कह देंगे दोनों समतुल्य हैं। क्या है? दोनों समतुल्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। याद कर लीजिए योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अगर आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो बस आपको क्या करना है कि जो भी भिन्न दी गई है, जिसका आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, उस भिन्न को आपको केवल क्या कर देना है, पलट देना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। तो पलट दिया हमने, क्या बन गया? गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भिन्न का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो केवल भिन्न का हमें क्या करना है? व्युत्क्रम करना है, उलटना है। ठीक है, तो उलट दिया हमने, 3/2 था, पलट दिया, क्या बन गया? 2/3, तो ये हो गया हमारा 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कौन सा जोड़ा? तो देखिए यहाँ 1/3, 3/9 है, चेक करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, बताइए 1/3, 1/3, क्या ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है? नहीं है। पहचानिए अगला विकल्प है 1/5, 5/10। एक दूसरे का व्युत्क्रम होने का मतलब है कि एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, इसको बोलते हैं एक दूसरे का व्युत्क्रम होना। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है। अगला देखिए 5/6 और 6/5, ये देख लीजिए, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। चेक करिए, व्युत्क्रम का मतलब अभी हमने बताया पलट देना। 5/6 उसका उल्टा करिए 6/5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे, ये जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 13। क्या है 13? पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। मैंने अपने ठीक है चैनल पर शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, सारे चेक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट में नहीं बताया, मैंने थोड़ा लॉन्ग में बताया, वो आपको लिखने में भी आसानी देगा। ठीक है, कह रहा निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, तो याद कर लीजिएगा 5 से विभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक पर क्या लिखा हो? 0 या 5 लिखा हो। चेक कर लीजिए, इकाई के अंक पर 0 या 5 लिखा हो, ठीक है ना, 0 या क्या लिखा हो? 5 लिखा हो, तो वह कैसी संख्या? तो वो क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। चेक करिए, बताइए। अभी मैंने कहा इकाई के अंक पर 0 या 5, क्या यहां पर इकाई के अंक पर 0, 5 है? नहीं है। क्या यहाँ इकाई के अंक पर 0, 5 है? नहीं है। क्या यहाँ इकाई के अंक पर 0, 5 है? नहीं है। लेकिन हाँ लास्ट वाले में देखिए इकाई के अंक पर क्या है? 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 5 से वे संख्या विभाजित होती हैं जिनके इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो। ठीक है, बढ़ते हैं।